हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम विज्ञान डिस्कस कर रहे हैं क्लास एट्थ के पाठ्यक्रम को हम डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, एनसीईआरटी की बुक है। विषय सूची देखिए दोस्तों। इस लेक्चर में मैं यानी चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करूंगा। पौधों एवं जंतुओं का जो संरक्षण, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं, प्रीवियस लेक्चर्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है एनसीईआरटी साइंस करके। क्लास 6 कंप्लीट हो गया, क्लास 7 कंप्लीट हो गया, क्लास 8 चल रहा है। तो दोस्तों, एनसीईआरटी नोट्स के हिसाब से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बुक में कुछ ज़्यादा लिखा रहता है, अपने को कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से डिस्कस करना है। दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से अपने को एक नॉलेज हो सके, जिससे हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। दूसरी बुक से तो अपन पढ़ेंगे ही दोस्तों बाद में, लेकिन बेसिक नॉलेज क्रिएट होने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर, है ना। आइए शुरू करते हैं। राइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है दोस्तों। उस टाइम पे मैं तैयारी कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी बनाया था ये नोट्स, है ना। लेकिन क्वालिटी और कंटेंट में कोई कमी नहीं की जाएगी। चैप्टर नंबर 7 है। क्या नाम है इसका? पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण। कक्षा 8वीं है। एनसीईआरटी की नोट्स है, हैंडराइटिंग नोट्स। तो चैप्टर का नाम है पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण। तो पौधों और जानवरों का संरक्षण यानी पादप और जीव जंतु की रक्षा इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारे पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। खाद्य श्रृंखला को बनाए रखते हैं दोस्तों। ये जो है खाद्य श्रृंखला को बनाए रखते हैं। तो पौधों और जानवरों का संरक्षण क्यों जरूरी है? क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बना रहे दोस्तों। पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बना रहे। पौधों और जानवर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित रखते हैं दोस्तों। उसके अलावा खाद्य श्रृंखला भी बनी रहे, इसलिए जरूरी है क्योंकि पौधे और जानवर खाद्य श्रृंखला का हिस्सा होते हैं जो जीवन के लिए आवश्यक है। पर्यावरण की रक्षा भी जरूरी है दोस्तों। पौधों और जानवर पर्यावरण को शुद्ध करने और जलवायु को नियंत्रण करने में भी मदद करते हैं, है ना। इनके आवास को सुरक्षित रखना भी जरूरी है। पौधे और जानवर कई जीवों के लिए आवास प्रदान करते हैं दोस्तों, है ना। तो ये तरीके हैं। तो इसके क्या क्या तरीके हैं? पौधों और जानवरों के संरक्षण के तरीके क्या क्या हैं, तो मैं आपको जानकारी बता दूं। जैसे वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान बनाकर उनका संरक्षण किया गया है। शिकार और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाकर, है ना। वन्य जीव के अवैध व्यापार पर रोक लगाकर, वनों उन्मूलन पर रोक लगाकर, यानी वनों की कटाई, वनों को काटने और नष्ट करने पर रोक लगाया जाना चाहिए और लगाकर संरक्षण किया गया है। प्रदूषण पर नियंत्रण करके भी संरक्षण किया गया है। जागरूकता फैलाई गई है कि लोगों को पौधे और जानवरों के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक करना चाहिए। पौधों की कटाई पर नियंत्रित करना चाहिए। पौधों की कटाई को नियंत्रित करके नए पौधे लगाकर वनस्पति को बढ़ाया जा सकता है दोस्तों। तो इस चैप्टर में हम बता दूं, मैं आपको जानकारी के लिए क्या क्या पढ़ेंगे। तो पौधों और जानवरों का संरक्षण हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, उसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पर्यावरण को बनाए रखने एवं जीवन को सुरक्षित रखने में मदद करता है। हमें इन जीवों की रक्षा के लिए मिलकर काम करना चाहिए। ये सब इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन मृदा अपरदन की। मृदा अपरदन जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन कहते हैं दोस्तों। वह प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी की जो ऊपरी परत है, जो सबसे उपजाऊ होती है, वह हवा के द्वारा या पानी के द्वारा या बर्फ जैसी प्राकृतिक शक्तियाँ या मानव गतिविधियों के द्वारा हट जाती है। उसे ही मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन का अर्थ होता है मिट्टी के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना, जिससे भूमि की उपजाऊ परत कम हो जाती है दोस्तों। भूमि की उपजाऊ परत कम हो जाती है। तो मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। मृदा अपरदन का मुख्य कारण है वनोन्मूलन, यानी वनों की कटाई। वनों की कटाई करने से मृदा अपरदन हो रहा है दोस्तों। क्योंकि वनों की कटाई कर रहे हैं तो जो वन होते हैं उनकी जड़ें मट्टी को पकड़ के रखती है ना। तो इस वजह से तो कभी क्वेश्चन पूछा मृदा अपरदन का प्रमुख कारण क्या है, तो इसका कारण है वनोन्मूलन। वनोन्मूलन का मतलब होता है वन को काटना, यानी पेड़ों की कटाई से मिट्टी ढीली हो जाती है और अपरदन के लिए अधिक संवेदनशील हो जाती है। तो ये कारण है दोस्तों, है ना। दूसरा कारण जैसे अति कृषि कर रहे हैं अपन। तीसरा अति पशु चारा यानी चरा रहे हैं। कृषि के लागत के तरीके, ये सब ढंग की वजह से होता है। लेकिन अपने को एग्जाम में पूछेगा तो मृदा अपरदन का प्रमुख कारण पूछेगा तो वनोन्मूलन यानी वनों की कटाई याद रखना है ना। तो वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप और प्रदूषण में वृद्धि होती है दोस्तों। वनोन्मूलन यानी वनों की कटाई से पृथ्वी पर ताप और प्रदूषण में वृद्धि होती है। वायुमंडल में CO2 का स्तर बढ़ता है दोस्तों।
कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है। मृदा अपरदन का उपाय क्या है कभी पूछा, तो मृदा अपरदन के रोकने के उपाय है वनीकरण यानी कि वृक्षारोपण दोस्तों। पेड़ को लगाकर मिट्टी को बांधा जा सकता है ना, पेड़ को लगाकर मिट्टी को बांधा जा सकता है। तो कभी पूछा मृदा अपरदन का उपाय क्या है, तो वृक्षारोपण ये सबसे अच्छा उपाय है। वृक्षारोपण करिए और पर्यावरण को बचाइए। तो ये समझ में आया है ना। बस इतना याद रखना है अपने को। कारण पूछेगा तो ये वनों की कटाई, और उपाय पूछेगा बचाने का तरीका तो वृक्षारोपण, ये याद रखना है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन। अब यहाँ पे पढ़ते हैं पचमढ़ी जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्र क्या होता है। तो आपको सबसे पहले बता दूँ जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होता है, इसके बारे में पता होना। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जिसे बायो रिजर्व भी कहते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं, वे क्षेत्र होते हैं जहाँ जैव विविधता को संरक्षित किया जाता है। जैव विविधता को संरक्षित किया जाता है। ये क्षेत्र भौगोलिक रूप से जीव जंतुओं के प्राकृतिक भूभाग की रक्षा करते हैं। इन क्षेत्रों में वन्य जीव, पौधे और जंतु संसाधन के साथ साथ आदिवासियों के पारंपरिक जीवन को भी संरक्षित किया जाता है। आदिवासियों के पारंपरिक जीवन को भी संरक्षित किया जाता है। तो वैसे ही पचमढ़ी में, पचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश का एक ज़िला है, यानी ज़िला नहीं है, हिल स्टेशन है दोस्तों। मध्य प्रदेश का एक हिल स्टेशन है पचमढ़ी, वहाँ पे बनाया गया पचमढ़ी जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्र, है ना। इस क्षेत्र में पौधे एवं जंतु ऊपरी हिमालय की श्रृंखला एवं निचली पश्चिमी घाट के समान है दोस्तों। तो ऊपरी हिमालय की श्रृंखला जैसी है वैसी और पश्चिमी घाट के समान है यहाँ पे जो पाई जाती है। ये मध्य प्रदेश में आता है। ये हिल स्टेशन नर्मदापुरम नहीं, हाँ नर्मदापुरम जिले में आता है। नर्मदापुरम जिले में आता है। होशंगाबाद जिला था पहले, उसी का नाम पलट के नर्मदापुरम कर दिए। नर्मदापुरम के अंतर्गत आता है पचमढ़ी हिल स्टेशन, है ना, जो मध्य प्रदेश में। तो वहाँ पे जो है इस क्षेत्र के पौधे एवं जल ऊपरी हिमालय की श्रृंखला और निचली पश्चिमी घाट के समान है, ये पता होना अपने को। सरकार इनकी सुरक्षा करती है, संरक्षण हेतु नियम और विविध और नीतियां बनाती है। वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र इत्यादि बनाती है दोस्तों। क्या क्या बनाती है? वन्य जीव अभ्यारण्य बनाती है, राष्ट्रीय उद्यान बनाती है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र इत्यादि। पौधे और जंतुओं के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र होता है। ये संरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र होता है, इसके बारे में अभी अपन आगे पढ़ेंगे अच्छे से, है ना। जैव विविधता का अर्थ क्या होता है ये अपने को पता होना है। जैव विविधता जिसे इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी कहते हैं दोस्तों। बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वेराइटी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ इंक्लूडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट, एनिमल, फंगी एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द इकोसिस्टम दे मेक, है ना, इस कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी। तो हिंदी में बताऊं मैं आपको, तो बायोडाइवर्सिटी का अर्थ होता है पृथ्वी पर सभी जीवित चीज़ों की विविधता, जिसमें विभिन्न प्रकार के पौधे, जानवर, कवक, सूक्ष्मजीव शामिल होते हैं और उनके द्वारा बनाया गया पारिस्थितिक तंत्र होता है दोस्तों। ये उनके द्वारा बनाया गया पारिस्थितिक तंत्र होता है। तो पृथ्वी पर, यहाँ पे लिखा है एनसीईआरटी के हिसाब से, पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियाँ, उनके पारंपरिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध, ये होता है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता का अर्थ पृथ्वी पर जीवन की विविधता है जो जीने, प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्रों का स्तर को बनाए रखते हैं दोस्तों। वही है, बस इतना सा है, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, याद रखना है। समझ में आ गया। नेक्स्ट है वनस्पति जात और प्राणी जात। वनस्पति जात और प्राणी जात और उनके आवास के संरक्षण हेतु आरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं दोस्तों। आरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। क्यों किए गए हैं? क्योंकि वनस्पति जात और प्राणी जात और उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिनमें अभ्यारण्य आते हैं, जिनमें नेशनल पार्क आते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। 3 है दोस्तों, तीन बनाए गए हैं। एक तो बनाया गया क्या? अभ्यारण्य, दूसरा है नेशनल पार्क, तीसरा है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर बोलते हैं। इसके बारे में भी पढ़ेंगे अपन। वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार और खाल प्राप्त करना एवं शिकार करना,
है ना, ये सब क्षेत्र के निषेध होते हैं दोस्तों। निषेध यानी टोटल रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, प्रतिबंधित कर दिए जाते हैं, प्रतिबंधित कर दिए जाते हैं, ये बताया गया है। अब एक एक करके अपन इसके बारे में तुमको बताता हूँ। अभ्यारण्य क्या होता है सबसे पहले। अभ्यारण्य, अभ्यारण्य को इंग्लिश में सेंचुरी बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना। वन्य जीव अभ्यारण्य का मतलब होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभ्यारण्य का अर्थ है अभय दस अरण, इसका मतलब निकला है अभय धन अरण्य, अरण्य अरण्य, अभय धन अरण्य, अभय 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 धन अरण्य, अर्थात ऐसा अरण्य या वन जहाँ जानवर बिना किसी भय से रहते हैं, बिना किसी भय, कोई डर नहीं रहता जानवरों को, बिना किसी भय से रहते हैं। सरकार अथवा किसी अन्य संस्था द्वारा संरक्षित वन होता है। यहाँ पे पशु विहार बना देते हैं, या पक्षी विहार को अभ्यारण्य कहते हैं, पक्षी विहार को अभ्यारण्य कहते हैं। इसका उद्देश्य पशु पक्षी और वन्य संपदा को सुरक्षित करना है ना। अभ्यारण्य का मुख्य उद्देश्य पशु पक्षी एवं वन्य संपदा को सुरक्षित करना है, इसका विकास करना। समझ में आ गया, वही होता है दोस्तों अभ्यारण्य। अभ्यारण्य को अपन बोल सकते हैं एक प्रकार का ये बता रहा हूँ, संरक्षित, संरक्षित वन होता है। संरक्षित वन यानी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होता है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होता है। यानी कि शासन के नियम होते हैं लेकिन थोड़े कम होते हैं, शासन के नियम होते हैं, शासन के नियम कानून होते हैं लेकिन थोड़े कम होते हैं। यानी रिजर्व्ड एरिया होता है एक प्रकार का, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट यानी रिजर्व्ड एरिया होता है। शासन के नियम तो होते हैं, शासन के नियम तो होते हैं लेकिन थोड़े से कम होते हैं, उसको बोलेंगे अपन अभ्यारण्य दोस्तों, उसको बोलेंगे अपन अभ्यारण्य। दूसरा होता है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान जो होता है ये आरक्षित वन होता है, आरक्षित, आरक्षित, आरक्षित वन होता है, यानी कि रिजर्व्ड फॉरेस्ट, RESERVD, रिजर्व्ड फॉरेस्ट होते हैं राष्ट्रीय उद्यान। नियम कानून यहाँ अत्यंत कठोर होते हैं, अत्यंत कठोर होते हैं, यानी कि टोटल रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, टोटल रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है। पशुचारण की अनुमति नहीं होती यहाँ पे, पशुचारण की अनुमति बिल्कुल नहीं होती, उसे ही राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। तो इसमें भी नियम कानून होते हैं लेकिन थोड़े से कम होते हैं। यहाँ पे अत्यंत टोटल नियम कानून अत्यंत कठोर होते हैं, अत्यंत कठोर होते हैं। तो ये अंतर है दोनों में। तो राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, सरकार द्वारा सरकार द्वारा संरक्षित एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ प्राकृतिक पर्यावरण, वन्य जीव और पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षित किया जाता है। साथ ही इस क्षेत्र की जनता के लिए मनोरंजन और के लिए भी खुला रहता है कि आओ जाओ देखो, टिकट काटो, और है ना। तो राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क ऐसा उद्यान होता है जिसमें किसी भी राष्ट्र की प्रशासनिक प्रणाली द्वारा औपचारिक रूप से संरक्षित करा गया हो, है ना। अलग अलग देश में अलग अलग राष्ट्रीय उद्यान राज्यों में रहते हैं, तो वही है राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में यही अंतर है, कुछ नहीं है और यही अंतर है। दोनों में कानून होते हैं लेकिन ये टोटल रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है नेशनल पार्क, और वो जो होता है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होता है, यानी कि वहाँ नियम कानून तो होते हैं लेकिन थोड़े कम होते हैं। एक और होता है दोस्तों अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट यानी अवर्गीकृत वन, प्रशासन का ध्यान कम होता है वहाँ पे, प्रशासन का ध्यान कम होता है। तीसरा होता है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जिसे बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर कहते हैं। ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, एक प्राकृतिक संसाधन को सुरक्षित किया जाता है, प्राकृतिक संसाधन को सुरक्षित किया जाता है। साथ ही स्थानीय लोगों के पारंपरिक जीवन और संस्कृति को भी ध्यान में रखा जाता है यहाँ पे, है ना। साथ ही लोगों के पारंपरिक जीवन और संस्कृति को भी ध्यान में रखा जाता है ना, संस्कृति को भी ध्यान में रखा जाता है। संरक्षण का उद्देश्य होता है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जैव विविधता के संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं, जिसमें वन्य जीव, पौधे और सूक्ष्म जीव के विभिन्न प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है। वही होता है एक प्रकार से, वही होता है। यहाँ पे क्या लिखा है, वन्य जीव, पौधे, जंतुओं संसाधन क्षेत्र, आदिवासी पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र होता है। तो मैंने बताया ना, वही है ना, विशाल संरक्षित क्षेत्र होता है। तो इसका डायग्राम कभी अपने को पूछा तो देखो क्या होता है। जैसे ये एक बड़ा डायग्राम हो गया, है ना, ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर, उसके अंतर्गत अभ्यारण्य भी आ जाते हैं, 2 अभ्यारण्य भी आ सकते हैं, है ना, एक नेशनल पार्क भी आ सकता है, या 2 नेशनल पार्क और एक अभ्यारण्य आ सकते हैं। तो इसका डायग्राम ऐसा बनेगा दोस्तों, कभी रीजनिंग में पूछा तो एक ये और एक ये, यानी कि ये क्या है, ये नेशनल पार्क, ये क्या है अभ्यारण्य, और ये है बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर, ये है बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर। तो पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का डायग्राम दिया हुआ था बुक में, तो मैंने बताया ये
ऐसा रहेगा, ये एक, जिसके अंतर्गत एक अभ्यारण्य भी आ गया, एक नेशनल पार्क भी आ गया, और वो पूरा क्षेत्र जो संरक्षित किया गया है ना। नेक्स्ट फैक्ट है, पौधे एवं जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है उसे विशेष क्षेत्र स्पेसीज कहते हैं, यानी स्पीसीज कहते हैं, यानी इंडोमिक स्पेसीज, यानी कि हिंदी में बोलेंगे स्थानीय प्रजाति। स्थानीय प्रजाति पौधे एवं जंतुओं की वह प्रजाति जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है। नेक्स्ट है, जैसे पचमढ़ी में जंगली आम पाए जाते हैं, साल के पेड़, भारतीय विशाल गिलहरी है ना, उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र में विशेष क्षेत्र की प्राणी है दोस्तों, विशेष क्षेत्र के प्राणी हैं ये सब, है ना। स्पीसीज क्या होता है मैंने बता दिया, स्पीसीज का मतलब होता है प्रजातियां, सजीवों की समिशिष्ट का वह समूह, है ना, वह समूह जो एक दूसरे के अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं, एक दूसरे के अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं। तो प्रजातियों की सबसे आम परिभाषा अगर बोलूँ मैं तो जीवों का एक समूह है जो प्रजनन करके उपजाऊ संतान पैदा करता है, उपजाऊ संतान पैदा करता है, जिसे जैविक प्रजाति और ख़त्म, इतना ही है। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, वन्य प्राणी अभ्यारण्य क्या होता है, तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, सुरक्षित एवं संरक्षित क्षेत्र होता है, सुरक्षित एवं संरक्षित क्षेत्र होता है। यहाँ पे नियम तो होते हैं लेकिन उतने कठोर नहीं होते। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, टोटल रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है दोस्तों, ये पूछा जाता है। भारत का पहला आरक्षित वन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है वहाँ बनाया गया था दोस्तों, ये है ना। रिस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट पूछा भारत का पहला, है ना। उसका मतलब क्या होता है, भारत में रिस्ट्रिक्टेड वन का मतलब है यानी कि आशय है वनों से जिसमें कुछ सीमा तक संरक्षित करने का लक्ष्य रखा गया था, है ना। सर्वोत्तम किस्म के टीक यानी सागून के वन मिलते हैं दोस्तों यहाँ पे ज़्यादातर। ये जो सागून के बड़े बड़े पेड़ नहीं होते क्या, जो पतझड़ आने पर अपने पत्ते जड़ा देते हैं, सागून की लकड़ी जिसे हरा सोना भी कहते हैं, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा मिलते हैं वहाँ पे, उसको बताया गया, जिसको टीक भी बोलते हैं, जिसको उसका एक और नाम है टीक की लकड़ी बोलते हैं, उसे सागून की लकड़ी बोलते हैं, आपने देखा होगा, है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट फैक्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट फैक्ट है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की चट्टानों के आवास मिला है, एक शरण मिली है, रॉक शेल्टर मिला है दोस्तों आदमगढ़ में। आदमगढ़ की गुफाएं कहाँ पर है, होशंगाबाद में है ना। मनुष्यों की गतिविधियों का प्रागैतिहासिक प्रमाण मिलता है यहाँ पे, मनुष्यों की आदि मानव के प्रमाण मिले, मनुष्यों की गतिविधियों का प्रागैतिहासिक प्रमाण मिला है, जिसमें हमें आदि मानव के जीवन व्यापन के बारे में पता चलता है, जीवन व्यापन के बारे में पता चलता है यहाँ से, है ना। आदमगढ़ की गुफाएं होशंगाबाद में है दोस्तों, होशंगाबाद जिला जिसका नाम पलटकर नर्मदापुरम कर दिया गया है मध्य प्रदेश के। वहीं पर राष्ट्रीय उद्यान भी है, याला राष्ट्रीय उद्यान के अंदर आता है वो। नेक्स्ट देखते हैं, इंडेंजर्ड एनिमल क्या होता है, कोई पशु प्रजातियां निवास स्थान की हानि, अवैध शिकार, जलवायु परिवर्तन और अन्य कारकों के कारण विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रही है, जैसे कि बाघ, हाथी, गेंडे और वो, है ना, ये सब इसमें शामिल होते हैं। लुप्त प्राय जानवर शामिल होते हैं इसमें। लुप्त में जंतुओं को संकटपन जंतु कहते हैं, संकटापन जंतु कहते हैं, इंडेंजर्ड एनिमल कहते हैं जो लुप्त होते जा रहे हैं, जैसे कि बाघ, है ना। इसलिए बाघ बचाओ अभियान चलाया जाता है। बाघ यानी कि जैसे टाइगर, नेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखना है, नेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये सब इसको रखा गया है, लुप्तप्राय जानवर, है ना, को रखा गया है, नज़र डाली गई है उनके ऊपर। अब इकोसिस्टम क्या होता है करके अपने को पता होना। इकोसिस्टम को हिंदी में पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। किसी निश्चित क्षेत्र में सभी जीव जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव और उनके भौतिक पर्यावरण जैसे मिट्टी, पानी, हवा के बीच परस्पर क्रिया का एक तंत्र होता है जो एक साथ मिलकर एक संतुलित प्रणाली बनाते हैं, संतुलित प्रणाली बनाते हैं दोस्तों, उसे ही इकोसिस्टम कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी, सूक्ष्म जीव, अजैव घटक और जलवायु, भूमि, मिट्टी, नदी, डेल्टा
इत्यादि संयुक्त रूप से पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे इकोसिस्टम कहते हैं। खत्म। नेक्स्ट है रेड डेटा बुक। क्या होता है? रेड डाटा बुक, है ना। रेड डाटा बुक जिसे IUCN रेड लिस्ट भी कहा जाता है। IUCN रेड लिस्ट भी कहा जाता है ना। एक ऐसा दस्तावेज है जो दुनिया भर के पौधे, जानवर और कवक की विलुप्त प्राय और समझ में आ गया दोस्तों। रेड डाटा बुक जो है, इसमें संकटपन स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा गया है, ये याद रखना है। पौधे, जंतु, अन्य स्पीसीज के अलग अलग रेड डेटा बुक है दोस्तों। अलग अलग, हर किसी के लिए अलग अलग रेड डेटा बुक है। प्रवास पक्षी क्या होते हैं? प्रवास एक परिघटना है दोस्तों, जो आवास के लिए अन्य आवास के लिए जाते हैं, दूर से आते हैं, जैसे साइबेरियन सारस। साइबेरियन सारस। प्रवास पक्षी वे पक्षी होते हैं जो भोजन, प्रजनन और अपने बच्चों को पालने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते हैं। भारत में भी देखने को मिलते हैं। भारत में भी देखने को मिलते हैं क्या? साइबेरियन सारस। साइबेरिया से आते हैं दोस्तों, रूस से आते हैं, है ना। साइबेरियन सारस एक मौसम में आते हैं। एक कारण तो यही कारण है कि कागज का पुनर्चक्रण करना चाहिए। कागज जो है पौधों के सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट से बनता है। सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट से बनता है दोस्तों। पुनः वनारोपण, एक पेड़ को काटे तो 2 पेड़ लगाएं, ये बताया गया है। एक पेड़ को काटे तो 2 पेड़ लगाओ, ये बताया गया है। इस तरीके से लेक्चर में इतना ही जानकारी मैंने देने की किया, काम का बताने की जो भी हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं धमाकेदार तरीके से। धन्यवाद।